नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने गिरावट हावी होते हुए देखी है। ओपेक देशों की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने की खबरों के बीच में ये दबाव आते हुए दिखाई दिया है। कहां से जाते हुए दिख रहे हैं प्राइसेस, इस पर करेंगे बातचीत। कच्चे तेल पर लेंगे यहां से आउटलुक। बात करेंगे सोने की भी, जहां पर हमने लगातार थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी नरमी देखी है। क्या ये प्रॉफिट टेकिंग और इंटेंसिफाई होगी सोने में? क्या यहां से भाव 90,000 देखने को मिलेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कितनी डिमांड सर्ज एक्सपेक्टेड है? इस पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे एग्री बाजार की भी, स्पेशली बात करेंगे चावल की, क्योंकि चावल की नई वैरायटी पर करेंगे चर्चा। क्या इस वैरायटी के उत्पादन बढ़ने से लागत घटेगी, कैसी डिमांड रहेगी, तमाम पर्सपेक्टिव पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं मिरई एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह, एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा, और ब्रेक के बाद आगे हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में 4% तक की गिरावट कच्चे तेल में हावी होते हुए देखी। ओपेक प्लस की तरफ से जो खबर आई कि प्रोडक्शन जून में बढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही गिरावट होते हुए दिखाई दी है। फिलहाल ब्रेंट $60 के नीचे, यानी 3% की कमजोरी के साथ कर रहा है ट्रेड। पर डे जून में पर डे लगभग 4 लाख बैरल से ज़्यादा का प्रोडक्शन बढ़ाने की चर्चा हो रही है। और इनफैक्ट हमने इससे पहले भी अप्रैल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हुए हैं, और फिलहाल वापस से प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं इस समय जो कि क्रूड को ड्राइव कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लेते हैं एक आउटलुक। इमरान नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कैसे देख रहे हैं आप एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स? इससे पहले ऑलरेडी हमने कच्चे तेल पर ट्रम्प पॉलिसीज के बीच में इन्फ्लेशन सर्ज होने, डिमांड इम्पैक्ट, इन सब एंटिसिपेशन के बीच में प्राइसेस हमने अप्रैल में काफी टूटते हुए देखे। इनफैक्ट 2021 के बाद इतने बड़े लॉसेस आते हुए दिखे कच्चे तेल में, और अब वापस से प्रेशर माउंट हो रहा है जब ओपेक देशों की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने की खबर सामने आई है। कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल फंडामेंटल्स कच्चे तेल के? नमस्कार। तो कच्चे तेल के फंडामेंटल्स या ग्लोबल फंडामेंटल्स ट्रेड टैरिफ की वजह से काफी वीक हो गए। पहले ही प्रोडक्शन बढ़ के आ रहा था, और अब ओपेक ने और लास्ट 3 महीने से प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। जून में अब वो 4 लाख मोर देन 4 लाख बैरल्स प्रोड्यूस करेंगे। ओवरऑल लाइक इस साल का जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ग्लोबल सरप्लस 0.5 मिलियन बैरल पर डे का सरप्लस रह सकता है, जो कि अब जिस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी का सिनेरियो बन रहा है, तो अभी मार्केट को देखते हुए लगता है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल सरप्लस लगभग 1 मिलियन बैरल का सरप्लस रह सकता है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट प्राइसेस और नीचे 55 तक आ सकता है, WTI प्राइसेस $52 तक आ सकते हैं। अगर एमसीएक्स की बात करें तो हमें एमसीएक्स पे 4,300 का क्रूड ऑयल का भाव लग रहा है। इनफैक्ट यही मैं आपसे आपने इनफैक्ट जो मेंशन किया वही इंपॉर्टेंट भी था कि जो हाइक बढ़ाने की बात हो रही है वो एक्सपेक्टेशन से कितना ज़्यादा है, क्योंकि कई ग्लोबल ब्रोकरेजेस का मानना था कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा भी तो 1 लाख 1.5 लाख बैरल तक का बढ़ सकता है पर डे, लेकिन सीधे 4 लाख। तो ये बढ़ोतरी अगर आप इन जनरल एक्सपेक्टेशंस से वर्सेस कंपेयर करें कितनी ज़्यादा है? ऑलमोस्ट जब पहले बात हो रही थी तो वो 1,35,000 बैरल का प्रोडक्शन जंप होना था, जो कि अब 2 टाइम उसका 3 टाइम्स हो गया है। तो ऑलरेडी लाइक प्राइसेस उस हिसाब से डिस्काउंट हो रहे हैं। प्लस अगर आप ऐसे इकोनॉमी के नंबर्स की बात करेंगे तो जैसे चाइना के जो नंबर्स आए हैं तो वो जो फैक्ट्री इंडेक्स है वो कॉन्ट्रैक्शन में आ गया है। अब आप अगर क्रूड ऑयल के डिमांड की बात करेंगे तो 30 से 35% इंडस्ट्रियल डिमांड होता है क्रूड ऑयल का, तो एक तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। एक 40 to 45% ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ से आता है। तो वो सेकंड फेज में आपको जो आगे आने वाले महीनों में जो नंबर्स दिखेंगे वो भी वीक सेट ऑफ नंबर्स दिखेंगे। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस और ज्यादा नीचे ही लग रहा है यहाँ से भी। ओके, तो यहाँ से आपने ब्रेंट का $52 बताया इमरान? नहीं, मैंने 52 यूएस क्रूड का बताया और $55 हमें ब्रेंट प्राइसेस लग रहा है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो हमें 4,300 का लेवल शॉर्ट मीडियम टर्म में 4,300 का लेवल दिख रहा है। ओके, अच्छा एक चीज और क्विकली डिमांड पर्सपेक्टिव से, डिमांड तो उभरी है नहीं, चिंता डिमांड की ऑलरेडी बनी हुई है। इतनी सप्लाई बढ़ाने के पीछे के रीजंस क्या देखते हैं? एब्जॉर्ब मार्केट कैसे करेगा? और ऑन एन एवरेज देखें अगर पूरे साल का, तो क्या एक एवरेज प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेंट का?
तो देखिए, अगर बढ़ाने का तो एक ही रीजन है कि जो भी यूजुअल डिसरप्टर थे, जैसे इराक है, कजाकिस्तान है, इन्होंने लास्ट 2 साल में काफी केपेक्स किया था, तो इसकी वजह से इन इन कंट्रीज पे प्रेशर था कि ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाए। तो ये जो इनका, जैसे कजाकिस्तान का 1.2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन है, वो 1.7 या 1.5 मिलियन बैरल के आसपास प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन सब के चक्कर में जो ओपेक के जो लीडर्स हैं, लाइक रशिया, और इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल रेज द प्रोडक्शन। एक और तो पॉइंट ये हो सकता है कि ग्लोबल ओपेक प्लस का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 47% है। तो अब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे तो ये कंट्रीज हैं जिनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, बिकॉज यूएस प्रोडक्शन भी, और यूएस प्रोडक्शन, कनाडा का प्रोडक्शन या ब्राजील का प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होगा लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस से। तो एक तो ये रीजन है। अपार्ट फ्रॉम, अभी यहाँ से हमें जो लग रहा है कि अगले 6 महीने में या क्रूड ऑयल प्राइसेस, ऑल डिपेंड्स के यूएस और चाइना का ट्रेड नेगोशिएशन कितना सक्सेसफुल रहता है, उसके ऊपर भी है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है अगर चाइना और यूएस के ट्रेड नेगोशिएशन पॉजिटिव एस्पेक्ट पे रहते हैं आने वाले महीनों में। ओके कुणाल, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को, प्राइसेस को, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में आपकी राय क्या है? जी देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले खराब में खराब देखना एक चीज होती है, और जो पॉजिटिव है, यूएस अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फिल कर रहा है। ओके, उनको अपना पेट्रोलियम रिजर्व फिल करना है, एंड दिस कैन नॉट बी द बेटर टाइम व्हेन, जैसे हम देखते हैं WTI के प्राइजेस 75 रहते थे, वो आज की तारीख में आ गए 57, 56। सो ये लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि यूएस एग्रेसिवली अपना पेट्रोलियम रिजर्व को फिल करेगा, स्टेट SPR जिसे हम कहते हैं। दूसरा, रिगार्डिंग यूएस और चाइना, ये जो यूएस और चाइना का जो के कारण चाइना की GDP 1.5% नीचे आ जाएगी, यूएस की GDP 0.6, 0.7% नीचे आ जाएगी। तो ये ऑलरेडी भाव में आ गया है। तो यहाँ से ट्रिगर देखना है हमको, क्या ट्रिगर आता है। $56 में सेल करके कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ये 54 भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल द वर्स्ट न्यूज आर इन द प्राइस राइट नाउ, सो देयर इज नो पॉइंट इन सेलिंग क्रूड एट $56। यू आर नॉट गोइंग, द पॉसिबिलिटी ऑफ, कल यूएस से अगर अनाउंसमेंट आ गया कि हम हमारा SPR फिल कर रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कभी भी आएगा, सो ये लेवल्स पे बेचना तो नहीं चाहिए ऑयल। 47.50, 47.20 ये सब लेने के भाव है ऑयल के। पर आपको लेके इमीडिएटली मुनाफा नहीं होगा। आप अगर इसको 15 दिन 20 दिन होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको आराम से 5 से 8% का मुनाफा हो सकता है। इनफैक्ट एक लास्ट क्वेश्चन इमरान नाम से, जो कुणाल ने पॉइंट हाईलाइट किया, उस पर आपकी राय क्या है कि ऑलरेडी इतना करेक्शन आ चुका है, जितने भी तमाम नेगेटिव्स हैं वो शायद इस भाव पर मोर और लेस प्राइस्ड इन है, या थोड़ा नीचे और आ सकता है, जैसे कि आपने $55 की बात की। मतलब क्या मान के चलें कि इतनी गिरावट के बाद शायद 54, 55 ब्रेंट इससे नीचे ना जाए, या फिर कौन से वो सिनेरियोज हो सकते हैं कि उनके नीचे भी स्लिप हो सकता है क्रूड? आपकी राय क्या है इस पर्सपेक्टिव से कि ऑलरेडी इतने नेगेटिव्स के बीच में प्राइसेस काफी करेक्ट हो चुके हैं? तो एक जो पॉइंट जो कुणाल ने बोला है उससे मैं काफी एग्री करता हूँ। और एक और जो फैक्टर जो क्रूड के लिए पॉजिटिव हो सकता है कि ऑलरेडी हमने देखा है कि क्रूड ऑयल, यूएस का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा सा डिप हो रहा है। 13.76 मिलियन बैरल से अब ये 13.46 या 13.2 के आसपास आएगा। और अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ रिग्स, तो वो लास्ट ईयर 4 से 5% डिक्लाइन हुई है। और जो इस साल का 2025 के फिगर्स आ रहे हैं वो भी रिग्स काउंट के डिक्लाइन होने के दिख रहे हैं। सो दैट मीन्स के जो लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो यूएस एनर्जी प्रोड्यूसर्स पे काफी प्रेशर पुट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल, लाइक यूएस प्रोडक्शन कम होगा तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस। और जो कुणाल ने जो बात करी है वो भी काफी वैलिड पॉइंट है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में यहाँ से 5% का, मतलब ऑन गिवन के यूएस अगर SPF रिजर्व की कोई बात करता है तो अपसाइड मूव आ सकता है क्रूड में। ओके, चलिए, थैंक यू इमरान आपका फंडामेंटल्स पर, प्राइसेस पर आउटलुक देने के लिए। भूपेश, क्विकली ट्रेड लेना हो M6 पर तो क्या स्ट्रैटेजी रखें क्रूड पर? जी, मैं क्रूड पर ही अपनी स्ट्रेटजी देना चाहूंगा। 4700 के आसपास कहीं भी क्रूड ऑयल वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एक कॉन्ट्रा व्यू रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में 4650 एक अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए बाजार का। यहाँ से पुल बैक की बात करें तो 4830 और
890 तक के लेवल्स आने वाले समय में देखे जाएंगे। ओके, तो 4700 के आसपास लेने की ही सलाह है क्रूड में। ऑलरेडी गिरावट दिखी है, तो एक बाउंस को प्ले कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए कच्चे तेल पर बनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, नए पीक्स बनाने के बाद थोड़ी सी नरमी आते हुए देखी है। हालांकि आज का कारोबार देखें तो वापस से रिबाउंड हुआ है, क्योंकि डॉलर वीक हुआ है। उसके बाद हमने गोल्ड में मजबूती आते हुए देखी है। फेडरल रिजर्व के रेट डिसीजन पर नजरें बनी हुई हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप सोने को? आई थिंक गोल्ड प्राइजेस, मेरा व्यू सेल ऑन रिलीज का ही है। मुझे नियर टर्म में बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। एफओएमसी की ये हफ्ते में मीटिंग है, जहां पे फेडरल रिजर्व अगर यूएस का इकोनॉमिक आउटलुक को खराब करता है तो मैक्सिमम गोल्ड में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 रुपए की तेजी आ सकती है। 94,000 94,300 तक गोल्ड के प्राइस जा सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट मुझे कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। ये जो भी तेजी आती है, ये जो भी ऊपर आता है ये हफ्ते में, दैट इज मेंट टू बी गोइंग शॉर्ट। क्योंकि आगे जाके जो मेजर ट्रिगर रहेंगे गोल्ड में, वो यूएस और चाइना के बीच में डी एस्केलेशन होना चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन है। नहीं होता है तो डिफरेंट थिंग है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन इन यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर मैटर शुड टेक प्लेस, एंड दैट विल लीड एज अ कैटलिस्ट फॉर गोल्ड प्राइस टू गो डाउन। सो वॉलेटिलिटी रहेगी। कभी ट्रम्प कहेंगे कि हम सुलह नहीं करेंगे, कभी ट्रम्प कहेंगे हमें सुलह करनी है। ये सब चलता रहने वाला है। बट इवेंचुअली द ट्रेंड एज पर आवर नॉलेज इज सेल ऑन रैलीज। उछाले पे बेच के काम कीजिए। अच्छा, फिर कुणाल, एक तो बताइए रेंज आप क्या देख रहे हैं ऐसे में गोल्ड की इस हफ्ते के लिए, स्पेशली क्योंकि फेड मीटिंग से पहले तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी अब ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, तो नीचे की तरफ प्राइसेस अगर हल्का होंगे तो कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है? So I think 94,500 on the upside और on the downside 92,000 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। So 2-2,500 की रेंज लग रही है मुझे। 1,000 तो ऐसे ही गोल्ड मूव कर, बट आई थिंक अपसाइड में 94,000 के आसपास कोई भी 1% की अपसाइड आती है, वहां पे सेल करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मेजर जो 99,000 के जो अपने रेट दिखे हैं ना, उसके लैग में से बाहर आ जाओ। वो जो 10,000 रुपया गोल्ड एक हफ्ते में बढ़ा है ना, वो 10 साल में एक बार होने वाली इवेंट है। ये बार बार नहीं होने वाला है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ऊपर आता है गोल्ड बेचो। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये राय रही गोल्ड पर। कच्चे तेल पर रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। कमोडिटी राउंड अप और अब बात करते हैं राइस की। दरअसल आईसीआर ने चावल की नई वैरायटी लॉन्च की है। इससे कम बुआई में भी ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। क्या है ये नई वैरायटी, कितना होगा उत्पादन और इस पहल को इंडस्ट्री कैसे देखती है, इस पर बातचीत करते हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जीएम से ये कैसे अलग है। हमारे साथ हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। देव, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्यों ये आईसीएमआर के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्या ये नई वैरायटी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर इसकी बुआई की जाती है तो क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ड्राइव होंगे? देखिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको चैनल पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। इस जो ये नई राइस वैरायटी आईसीआर ने डेवलप करी है, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये वाली वैरायटी ज्यादा विथस्टैंड करती है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पेस्टिसाइड और जो भी अलग अलग टाइप के वायरसेस है जो जो एक राइस की क्रॉप को खराब करते हैं, उन सारे वायरसेस को इसमें ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा क्षमता है विथस्टैंड करने की। तो इसकी यील्ड जो आने वाले समय में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो 20 से 30% रिपोर्ट करा गया है कि इसकी यील्ड ज्यादा होगी। और इन एडिशन टू दैट, आज के दिन जो भी हम पेस्टिसाइड्स या जो भी हम फर्टिगेशन यूनिट्स को किट्स को यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारे राइस के अंदर कई ऐसी मात्रा या कई ऐसे पैरामीटर है जो हमारे राइस को इनएलिजिबल बना देते हैं यूरोप या यूएस मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट के लिए। तो सिंस ये वाली जो वैरायटी है वो ज्यादा पेस्टिसाइड्स को और ज्यादा पेस्ट को विथस्टैंड कर पाएगी, तो फार्मर को कम जरूरत होगी कि वो इसके अंदर कम स्प्रे करे और कम पेस्टिसाइड का छिड़काव करे, जिसकी वजह से ये जो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर ये कमोडिटी ज्यादा मार्केटेबल होगी। पर इसके अंदर एक हमारे को बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने की जरूरत है कि ये जो 2 राइस वैरायटीज है, अल्टीमेटली इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन मार्केट के अंदर ये होगा कि जो हमारी राइस की यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। पर ये वाली यील्ड इंक्रीज होने से हमारे राइस इंडस्ट्री के जो फंडामेंटल इश्यूज है वो फंडामेंटल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे।
क्योंकि आज के दिन हमारे पास हमारी इंडस्ट्री के पास 275 लाख टन का राइस का सरप्लस है। तो ये जो राइस की वैरायटी है, ये सरप्लस को मेंटेन करने में जरूर हेल्प करेगा, बट ये सरप्लस को एक्सपोर्ट करने में हेल्प नहीं करेगा। तो हमारी इंडस्ट्री की आज जो सरकार से काफी टाइम से एक हमारी डिस्कशन चलती आ रही है और जो एक मांग चलती आ रही है कि पिछले 2 या 3 साल के अंदर राइस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो भी तरीके के अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, उसके अंदर पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम उस मार्केट स्पेस के अंदर घुस गया है। की वजह से हमारे जो मार्केट एक्सेस है और जो हमारा कनेक्शन था एक फॉरेन मार्केट्स के अंदर और फॉरेन बायर्स के साथ, वो कनेक्शन काफी वीक हो गया है। तो इसमें बहुत जरूरत है कि दोबारा ये सारे कनेक्शंस को रिवाइव कराया जाए और इंडिया के अंदर बायर सेलर मीट को करके हमारे राइस उत्पादन को बढ़ाया जाए। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 25 करोड़ फार्मर इंडिया के साथ जुड़े हैं और पिछले 2 साल के अंदर इंडिया की जो पॉलिसीज रही है उसकी वजह से पाकिस्तान का राइस एक्सपोर्ट लगभग डबल हो गया है। तो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने अपीडा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके एक भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम मिलके इंडिया के अंदर आज तक जो भी राइस की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है उस वाली कॉन्फ्रेंस को लॉन्च करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अंदर लगभग 1000 फॉरेन डेलीगेट्स और 5000 डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस लेवल की राइस कॉन्फ्रेंस हमेशा थाईलैंड या पाकिस्तान जैसे देश के अंदर होती आई है, बट क्योंकि इंडिया इज सच अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ राइस, उसके बावजूद इंडिया में कभी भी स्केल की नहीं हुई है। तो बहुत जरूरी है कि ये वाली राइस कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर हो और जो भी हमारे कनेक्शंस पिछले 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो बैकग्राउंड के अंदर या बैक बर्नर के ऊपर चले गए थे, वो सारे कनेक्शंस हमारे रिवाइव हो। मोर ओवर अब हमारे को एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। अगर हम राइस इंडस्ट्री की बात करें तो पर आज की डेट में वेयर हाउस स्पेस अवेलेबल नहीं है। अगर हम पोर्ट्स के ऊपर जाते हैं तो कई सारे बने हुए हैं, पर वो सारे वेयर हाउस अदर प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, फर्टिलाइजर, कोल इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो कोई भी राइस एक्सपोर्टर अगर किसी भी मेजर पोर्ट जैसे काकीनाडा पोर्ट, वाइजैक पोर्ट या कांडला पोर्ट के ऊपर जाता है तो उसको वेयर हाउस स्पेस नहीं मिल पाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी सीरियसली ध्यान दे और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए उसके पास राइस इंडस्ट्री को या राइस प्लेयर्स को स्पेस दे कि वो अपने वेयरहाउस बना पाए और फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज क्रिएट कर पाए कि जिससे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इंक्रीज हो और उनके ऑपरेशंस के अंदर भी एफिशिएंसी आए। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे हम एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर बात करें तो आज की डेट में इंडिया का ज्यादातर जो नॉन बासमती है वो अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट होता है और अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान का दबदबा है, जहां पे पाकिस्तान एक डोमिनेंट प्लेयर है। तो इंडिया को जरूरत है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करें और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी अपने वेयर हाउसेज और फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्रिएट करें फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से इट विल गिव अस अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर कंट्रीज। एज होने के बाद एक लॉन्ग ग्रोथ होगी इंडियन राइस इंडस्ट्री के अंदर एंड वी विल बी एबल टू आउट कम्पीट पाकिस्तान है ना आउट ऑफ दिस मार्केट कंप्लीटली। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दें। अब जहां तक आपने नई वैरायटी की बात करी तो गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर तो ध्यान दे ही रही है और इसके अंदर कई तरीके के सीड्स गवर्नमेंट हर साल प्रमोट करती है। बट इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है एक टारगेटेड अप्रोच की। अगर हम राइस के अंदर बात करें तो नई वैरायटीज तो आती है, पर नई वैरायटी जब तक इसकी मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंक्रीज नहीं होगी। तो बहुत जरूरी है कि हम एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड और टेलर मेड अप्रोच के लिए बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बनाएं जो राइस इंडस्ट्री के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करे। क्योंकि अगर हम चावल का उत्पादन करते रहेंगे और नए नहीं प्रमोट करेंगे या नए प्रोडक्ट्स को नहीं इन्वेंट करेंगे तो इन राइस वैरायटीज को भी प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि है ना हैज अ टारगेटेड एंड टेलर्ड मेड अप्रोच फॉर द राइस इंडस्ट्री। बिल्कुल तो यहाँ पर देव ने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। ये डेफिनेटली एक बड़ी डेवलपमेंट है ICAR के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स राइस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए उठाने की ज़रूरत है। थैंक यू देव, डिटेल में आपने बातें समझाई इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन फटाफट से महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। नंबर्स आए हैं अभी भी और नंबर्स इन लाइन एंड टुवर्ड्स बेटर साइड ही दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि अपने पेयर्स में OEMs में स्पेशली M&M अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगा और इसी तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं।
मुनाफा और आय अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। 2437 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 2322 करोड़ के एक्सपेक्टेशंस थी। हालांकि अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो 2000 करोड़ से बढ़कर आया है। 29,892 करोड़ का अनुमान था आय का। 31,353 करोड़ का आंकड़ा रिपोर्ट किया है कंपनी ने। वहीं अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 14.9% के मार्जिन आए हैं। एक्सपेक्टेशन से 13.8% के आसपास के। तो नंबर्स हर पैरामीटर पर बेहतर दिखाई दे रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, फिर चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, रेवेन्यूज हो या फिर एबिटा मार्जिन ही क्यों ना हो। 13.8 से बढ़कर 14.9% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। 25 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो नंबर्स अच्छे महिंद्रा एंड महिंद्रा के 0.2% ऊपर अभी ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। प्रॉफिट्स साथ ही रेवेन्यूज और मार्जिन्स बेटर विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। और एबिटा का आंकड़ा देखेंगे तो वो भी अनुमान से बेहतर ही दिखाई दिया है। स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ जो सुबह से बनाई हुई थी उसको होल्ड करते हुए 0.2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एम&एम का शेयर 2975 के लेवल्स पर। चलिए, तो ये तो बात हुई एम&एम की आफ्टर अर्निंग्स। और वापस लौटते हैं कमोडिटीज की तरफ। कुणाल और भूपेश हमारे साथ बने हुए। क्विकली एग्री बाजार से ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। भूपेश बताइए कुछ ट्रेड्स एग्री मार्केट से जो आपने आइडेंटिफाई किए हों। जी, अगर आज एग्री बाजार की बात करें तो एग्री बाजार में हल्दी के बाजार में एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि हल्दी में 14,100 का जो दाम चल रहा है इस पर बिकवाली करनी चाहिए। 14,400 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 13,500 और 13,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। ओके, तो ये रही राय टर्मरिक पर। शुक्रिया भूपेश आने के लिए शो में और ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे बादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।